बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, आज JUIF और PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई। PMLN के सदर शहबाज शरीफ साहब से एक बार फिर से ये कहा गया है कि PDM को मुतहरिक किया जाएगा, सड़कों पर आएंगे, इस हुकूमत के खिलाफ मार्च शुरू की जाएगी और 16 अक्टूबर से फैसलाबाद से जलसों का आगाज फिर से किया जाएगा। ये भी कहा कि जिस कदर महंगाई बढ़ गई है और उसको सामने रखते हुए इस हुकूमत के खिलाफ अब मार्च होना ज़रूरी हो गया है और साथ ही साथ फिलफौर शफाफ इंतखाबात का मुतालबा किया है। अर्ली इलेक्शंस का मुतालबा जो है वो सामने आया है। क्या कहा है शहबाज शरीफ साहब ने इस मीटिंग के बाद प्रेस टॉक में अपनी, वो सुनाएगा। आए दिन बिजली गैस के जो बम की तरह बम गिराए जा रहे हैं, आटे और चीनी की जो कीमतें आसमान से बातें कर, लाखों लोग इस वक्त बेरोजगार हैं। डेंगी ने तबाही मचाई हुई, तबाही इससे बढ़कर बदतरीन सूरत हाल देखती आंख ने पहले कभी नहीं देखी। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम जो इस मुल्क के अंदर रहने वाले वासी, उनका न सिर्फ ये मुतालबा है बल्कि उनका हक है हम सबका कि इस मुल्क में फिलफौर शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं और यही रास्ता है पाकिस्तान को दोबारा तरक्की और खुशहाली की मंजिल की तरफ ले जाने का। दिन रात मेहनत करनी होगी, तब जाकर हम दोबारा 2018 की पहली की सूरत हाल पे आएंगे। उसके बाद फिर ये तरक्की का सफर आगे जाएगा। तो ये शहबाज शरीफ साहब का और मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो उनके साथ खड़े हुए थे इस प्रेस टॉक में, उनका मुतालबा सामने आया है कि फौरी तौर पर इलेक्शंस कराए जाएं और जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, तो शफाफ इंतखाबात पे ज़ाहिर एक सवालिया निशान है इस मुल्क में। वो कैसे होंगे? मौजूदा हुकूमत ये कहती है कि हम जो रिफॉर्म्स लेकर आए हैं उसमें शफाफियत जो है वो मुमकिन बनाई जा सकेगी अगर उस पर अमल किया जा सके, जिसमें वो ज़ाहिर EVM का जिक्र भी करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से देखा जाए, ऑपोजिशन का बयान देखा जाए तो वो उसको हुकूमत के तरफ से रिगिंग करार देते हैं, प्री पोल रिगिंग करार देते हैं। बहरहाल दूसरा बड़ा अहम मामला जो कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का है, ऑपोजिशन ने तो ये ऐलान पहले ही कर रखा है, खुसूसी तौर पे PMLN ने, कि हम इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, चैलेंज करेंगे। लेकिन आज ये तरमीमी ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हो भी गया है। इसको गैर आइनी, गैर कानूनी दरख्वास्त गुजार ने कहा है और ये भी कहा है कि ये पार्लिमान के मौजूद होते हुए ये ऑर्डिनेंस का सामने आना ये आला अदलिया के फैसलों की खिलाफ वर्जी है। कानून के मुताबिक चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसी नहीं हो सकती और किसी फ़र्द के लिए ये एक ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया जा सकता। और इस पिटीशन के अंदर ये इस्तदा की गई है कि इसके हतमी फैसले आने तक नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद जो है वो रोक दिया जाए लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से। फिर अब ये मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो इसका फ्यूचर क्या होगा, इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अहमद खान साहब, सीनियर रहनुमा PMLN के, तर्जुमान हैं सदर मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ साहब के। बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान साहब आपका। सेनेटर ससी पलेजो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया। और जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन फूड सिक्योरिटी। चीमा साहब आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। चीमा साहब, अगर पहले आप ही से आगाज़ करें और ये नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के मामले से ही आगाज़ करें कि पहले ही अपोजिशन की तरफ से ये बारहा कहा गया कि हम इसको लेकर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, चैलेंज किया जाएगा। फिर कुछ जो लॉयर्स हैं, जो लीगल फ्रेटर्निटी है, ज़ाहिर है उनकी तरफ से भी ये रिएक्शन आना शुरू हो गया है। ये भी आज एक लॉयर की तरफ से ही लाहौर हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया है। बैरिस्टर एतजाज़ एहसन जो कि ऑब्वियसली बड़ी एक बैलेंस्ड राय रखते हैं, अपनी पार्टी के नज़रिए से हट के भी बात करते हैं, उनका भी ये कहना है कि ये जिस तरीके से मामला अदालतों में चला गया है तो आने वाले दिनों में हुकूमत को शर्मिंदगी हो सकती है। नहीं, पहली बात तो ये पर्सन स्पेसिफिक है नहीं। बेसिक बात जो है कि जो स्पिरिट है, पहली बात तो ये कि ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। जो बेसिक स्पिरिट है इस ऑर्डिनेंस की वो यही है कि, और पहले भी नैब का चेयरमैन हो या कोई भी इस तरह की पोस्ट, इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, कोई इस तरह की लीगल आप कह लें आइनी पोस्ट होने, उनका बाहमी मुशावरत से उनका आप कह लें अपॉइंटमेंट हो। यह है बुनियादी स्पिरिट लॉ की।
उसी स्पिरिट के तहत ये आप कह लें कि जो ऑर्डिनेंस आया है उस स्पिरिट को मेंटेन करता है वो। बाकी रह जाती बात कि कोई अदालत का फैसला आपके अगेंस्ट आ जाए और आप उसको मान लें, तो इसमें शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। बेसिकली हम जिस आइन के तहत इस मुल्क में रह रहे हैं, जिस आइन की वजह से हम इसके शहरी हैं, उसको मानने की वजह से उसी आइन ने अदालतों को भी इख्तियार दिए हैं, उसी आइन ने पार्लियामेंट को इख्तियार दिया है, उसी आइन ने वज़ीर आज़म को दिया है, सदर को दिया है। तो अगर कोई अदालत फैसला कर दे तो मैं समझता हूं वो शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है। ना उस अदालत पे आपने हमला करना है, ना उसको आपने जाके गिराना है, वो काम नहीं है यहाँ पे। चीमा साहब ठीक है, अदालत तो ऑब्वियसली फैसला कर देंगी और वो सबके लिए काबिल कबूल होना भी चाहिए। लेकिन एक आपको नहीं लगता कि ऐसा होगा? लेकिन एक बात बताइए कि वज़ीर आज़म साहब के बयानात मौजूद हैं, जब यही नैब के हवाले से रिफॉर्म्स लाने के हवाले से बात हो रही थी तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि ये ऑपोजिशन जो है ये हमें ब्लैकमेल करना चाहती है FATF के मामले पर कि नैब में इनकी तरमीम मान ली जाएं। 38 में से 34 शिक्के जो हैं ये उनमें तरमीम करना चाहते हैं और ये अगर मैंने कर दिया तो ये मुल्क से गद्दारी होगी। लेकिन अब कल से आपके काफ़ी सारे लोग खुद ये कह रहे हैं कि भाई ये वही शिक्के हैं, ज्यादातर वही शिक्के एक्सेप्ट की गई हैं जो अपोजिशन की थी। तो अगर वही माननी थी और वो ऑर्डिनेंस के जरिए माननी थी, आपने ये ऑर्डिनेंस में लेकर आनी थी, तो उसी वक्त उसको बाहमी मुशावरत से तय कर लिया जाता। देखिए बेसिकली जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ था, पर्सन स्पेसिफिक। ये जो शिक्के ये नहीं दे रहे थे वो पर्सन स्पेसिफिक थी। जो शिक्के पर्सन स्पेसिफिक थी वो हमने नहीं मानी। जो सोसाइटी स्पेसिफिक हैं, जो सोसाइटी में कारोबार ठीक होता है, उससे आप कह लें कि आपकी वेल्थ जनरेशन ठीक होती है, उसमें इन्वेस्टमेंट आती है, उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, उसमें यू कैन से कि लोग इनिशिएटिव लेते हैं इन गुड फेथ और काम करते हैं, उन सारी शिक्कों को माना गया है। ऐसी चीजें जो आपके बिजनेस में आपकी तरक्की की रुकावट या एक सोसाइटी में एक फियर क्रिएट करने वाली, वो सारी खत्म की गई हैं। इन सोसाइटी स्पेसिफिक शिक्कों को माना गया है और पर्सन स्पेसिफिक शिक्कों को नहीं माना गया। ये बुनियाद इस ऑर्डिनेंस में ये है। लिहाजा जो एक बड़ी पुरानी बात थी कि बिजनेसमैन को नैब के हवाले ना करें, वहां पे SECP है, वहां पे FIA है, यहाँ पे आप कह लें कि एंटी करप्शन है, यहाँ पे बाकी अदारे हैं जो इंक्वायरी कर सकते हैं। लिहाजा बिजनेसमैन की इंक्वायरी वो करें और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल के जो आप कह लें गुड फेथ डिसीजन है, जहां गलती है, गलती नैब ना पकड़े, लेकिन अगर कहीं करप्शन है तो वो नैब पकड़े। वो आप कह लें कि जिसके पास पोर्टफोलियो है, जिसके पास लीगल पोजीशन है, बड़ी पोस्टों पे है, वो लोग वो नैब को जवाबदेह हों। लिहाजा इसमें बिजनेस कम्युनिटी का तो ऑब्वियसली एतराज था, वो सिर्फ आपके दौरे हुकूमत में नहीं, माजी की दौरे हुकूमत में भी था। उस वक्त भी मुझे याद है परवेज रशीद साहब के या नवाज शरीफ साहब के बयानात नैब के हवाले से आते थे कि ये लोगों की पगड़ियां उछालता है। वो मैं बिजनेस कम्युनिटी की हद तक आपकी बात मानती हूं। आपने कहा पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन सोसाइटी स्पेसिफिक है। पर्सन स्पेसिफिक इसको क्यों कहा जाता है वो भी मैं अगले सवाल पे आपकी जानिब वापस आऊंगी। लेकिन मलिक साहब मुझे ये बताइए कि आप लोगों की जब शिकें आई तो उनको वजीर आजम ने कहा कि NRO चाहते हैं अपने लोगों के लिए। अभी चीमा साहब ने कहा कि आप लोगों की शिकें पर्सन स्पेसिफिक थी। अब ये वाला ऑर्डिनेंस आ गया है तो अब इसमें कहा जा रहा है कि हुकूमत ने अपने ही लोगों को NRO दे दिया है। अब पार्लियामान के होते हुए ऑर्डिनेंस आ जाना, उसी चीज को हाईकोर्ट में भी चैलेंज किया गया है। सो आपको क्या चांसेस लगते हैं कि ये हो सकता है स्ट्राइक डाउन कोर्ट से? आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर चुके हैं। जी सर, आपको बहुत शुक्रिया। देखिए बिल्कुल मैं तो इस बात पे बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ कि ये इट कैन नॉट स्टैंड अ डे जुडिशल स्क्रूटनी की। उसकी वजह यह है कि इस लॉ के वायरीज जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ बिल्कुल डायरेक्टली मुतसादिम है। किसी एक जगह पर नहीं, बेशुमार जगह पर मुतसादिम है। अब फॉर एग्जांपल इसके कोई जो इम्पोर्टेंट आप इसके हिस्से कर लें तो वो 3 हिस्से बनते हैं। पहला हिस्सा इसका जो कंसल्टेशन की बात थी उसके मुतल्लिक है और उस पर भी सुप्रीम कोर्ट की बड़ी वाज़ेह और बड़ी क्लियर जजमेंट्स हैं, जिसमें बेशक असफंदियार वली केस है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिसाइडेड है, उसमें दीदार हुसैन शाह साहब का केस है, उसमें इरफान कादिर साहब का केस है जिसमें एक्सटेंडेबल और नॉन एक्सटेंडेबल की बहस है कि कानून के साथ, तो वो उसकी सारी तशरीह ऑलरेडी हो चुकी है। तो इस कानून के साथ बुनियादी तौर पे क्या किया गया है कि इसके साथ एक तो वो जितनी जजमेंट्स थी उन सारों को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए उसको एक नई शक्ल देने की कोशिश की गई है।
अच्छा, अब अगर ऐसी सूरत होती है जिसमें चेयरमैन की तैनाती, यानी जब चेयरमैन तैनात हुए तो जब उनको तैनात किया गया तो उस वक्त तो लॉ ये था कि वो 4 साल का होगा, तो अब ये सारी बहस उस वक्त उनकी तैनाती के वक्त के कानून के गिर्द होगी। अब अगर ये उसको एक्सटेंड करते हैं तो क्या उस टाइम पे ये नॉन एक्सटेंडेबल था कि नहीं था? आज अगर आपने जो बात की जिस पर आपका ये ख्याल था कि ये खास किसी एक शख्सियत के लिए कायम किया गया कानून है, तो ये गालिबन आपकी बड़ी क्लियर और डायरेक्ट बात थी और इसमें कोई इबहाम नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे ही है। इसकी अगर हम तशरीह करेंगे तो मेरी नज़र में सुप्रीम कोर्ट इसकी जो चेयरमैन की अपॉइंटमेंट, उनकी एक्सटेंशन और कंसल्टेशन के तीनों नुक्ते हैं उनकी वजाहत पहले कर चुकी है, और अगर एक नया कानून ऐसे बनता है तो फिर उसमें उस कानून का उसको स्टैंड करना मेरा ख्याल मुश्किल होगा। उसके बाद आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसलों की रोशनी में इसके स्ट्राइक डाउन होने के चांसेस हैं, बट मलिक साहब एक और बात बताइए कि यही सवाल मैंने पहले चीमा साहब से भी किया था कि मैं कल भी प्रोग्राम कर रही थी तो पीटीआई के बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि भाई अब क्या एतराज है, जब 34 शिकों में तरामीम की जो बात करते थे, जो इनकी तजावीज़ थी उसी में से बेशतर तो हमने मान ली हैं ऑर्डिनेंस के जरिए। ये अलग बहस है कि भाई ऑर्डिनेंस क्यों लेकर आए, पार्लियामान में होता तो ऑब्वियसली बेहतर होता, लेकिन क्या वाकई आपकी बहुत सारी शिकें जो तजवीज़ करदा उस वक्त थी वो इसके अंदर आ गई हैं, मान ली गई हैं? नहीं जी, बिल्कुल गलत बात है। देखिए इसका पहले तो ये देखना होगा ना कि इसको किस वक्त में किया गया, जब चेयरमैन की टर्म एक्सपायर कर रही थी। तो बुनियादी जो अंडरलाइंग रीज़न है कि इसको ऑर्डिनेंस की सूरत में क्यों लाया जाए, यानी असेंबली इन सिटिंग नहीं है, बेशक वो 2 दिन पहले प्रोरोग हुई, 2 दिन पहले बर्खास्त की गई, आज ये ऑर्डिनेंस लेकर आए, तो उस ऑर्डिनेंस को लाने की बुनियादी वजह ये थी कि चंद घंटों के बाद या 1 दिन के बाद, गालिबन या 2 दिन के बाद चेयरमैन की टर्म एक्सपायर कर रही थी, तो उसकी जस्टिफिकेशन ऑर्डिनेंस की तो चेयरमैन की अपॉइंटमेंट है। लेकिन जहां तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि उसके अंदर कवानीन को दुरुस्त किया गया, तो बिल्कुल कतई तौर पे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस पे हमारी तो कोई तजावीज़ ऐसी नहीं थी कि उनको बिल्कुल आप ऐसा बना दें कि अगर आप जब जज अपॉइंट करेंगे तो उनके साथ कैंगरू कोर्ट्स का तासुर उभरता हो, यानी हुकूमत की ये आर्गुमेंट जो है वो सही नहीं है कि ऑपोजिशन की बहुत सारी तजावीज जो हैं वो इसमें कवर हो गई हैं ऑर्डिनेंस के जरिए, टोटल गलत बात कर रहे हैं। राइट, बहुत मलिक साहब आपका जवाब आ गया। टोटल गलत बात। ओके, सेनेटर शशि पलेजो साहबा, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी, क्योंकि नून लीग ने तो ये ऐलान किया है कि हम इस को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आपको क्या मुहरिकात समझ में आते हैं और जिस अंदाज में अब इसको कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा रहा है, आपको लगता है कि हुकूमत को वापस ये चीज़ पार्लियामान में लानी पड़ेगी और फिर वापस हुकूमत आपको ये तो नहीं कह रही होगी कि भाई आप लोग जो हैं वो पर्सन स्पेसिफिक शिके बताते हैं? वज़ीर आज़म साहब ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, उन्होंने कहा है कि आप लोग तो सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेल करना चाहते हैं अपनी तजावीज़ के जरिए। बहुत शुक्रिया सादिया। देखें, अगर बुनियादी और अहम कानून साजी को पार्लियामेंट से बाहर उसके फैसले किए जाएंगे और वन साइडेड किए जाएंगे तो जाहिर बात है वो पार्लियामेंट से बाहर वो चैलेंज भी होना शुरू होंगी। हालांकि ये मेरे ख्याल में, और जो भी इस चीज़ को समझता है, और आप भी ज़रूर यही सोचती होंगी कि ऐसी कानून साजी या जो भी हो, जब पार्लियामेंट जो हो सकती है सेशन में हाउस, और अभी 1-2 दिन पहले भी था, लेकिन एक ये ही कानून साजी नहीं, इससे पहले भी आप देख लें इलेक्शन कमीशन के हवाले से, दूसरी चीज़ों के हवाले से, और जो मुतज़ाद बिल्कुल भी कंट्रोवर्शियल, और फिर ये बात करते हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटी बनानी चाहिए। तो अगर मशावरत की बात करनी है तो पार्लियामेंट के अंदर ही हो सकती है ना, तो फिर उसमें ये तो बदनीयती पर सरीहन ये मबनी है। और दूसरी चीज़ ये कि बिल्कुल कल सईद गनी साहब ने ये कहा कि ये एनआरओ सिर्फ नहीं है, ये सुपर एनआरओ है, और ये उंगलियां अपोजिशन के हवाले से पीटीआई वाले उठाते थे। अब बात यह है, ये कहते हैं कि कानून, ये तो 36 पॉइंट्स लेकर आ गए, हम जब भी कोई अहम तरीन, ये गलत बात है। ये आपको पता है कि ये झूठ को इतना रिपीट करते हैं पीटीआई वाले कि सच लगना शुरू हो जाए, लेकिन फिर भी लोगों ने यकीन नहीं किया। और हमने तो पीएमएल-एन की हुकूमत थी, तब भी हमने कानून साजी के जरिए तरामीम लाने की कोशिश की, और सेनेट में ही आपने देखा पेशरफ्त होनी थी, लेकिन जाहिर बात है हुकूमत ने वो नहीं चाहा। अब इस वक्त भी मैं आपको बताऊं कि फारूक नाइक साहब का भी एक मसूदा है लेजिस्लेशन के हवाले से, वो भी पार्लियामेंट में आया हुआ है, लेकिन उस पर भी अगर ये संजीदा होते
और खान साहब तो सिर्फ अपोजिशन को कहते थे, लेकिन जहां भी जाते हैं खुद उनके लोग मुल्क में और ओवरसीज पाकिस्तानी, वो कहते हैं नैब के कानून ने जितना हमें अजाब दिया हुआ है, हमारे बिजनेस, हमारी दूसरी कमर्शियल एक्टिविटीज, ये सारी चीजें, और इतनी रिकवरी नहीं हुई है जितना नैब की वजह से खौफ के मारे हमारी मईशत पर नुकसान हुआ है, जो पाकिस्तान का नुकसान है। अब बात यह है, एक तो तरफ एक IMF की जो है 225 अरब रुपए के नए टैक्स आयद करनी जा रही है, उस पर कोई बात नहीं है। अब नैब के इस ऑर्डिनेंस के वसीले ये जो भी चीजें उसको जस्टिफाई करने के लिए, और उसमें नैब के चेयरमैन की भी तोसी है, लेकिन ये दोनों ही चीजें और उसमें मुख्तलिफ चीज। अब ये कहना कि अपोजिशन की भी डिमांड्स ये रही हैं जनाब, तो फिर आप पार्लियामेंट में आपको आना चाहिए था ना। पार्लियामेंट में आप आते, रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत आते, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आते, और ये कहना कि हम अपोजिशन के लीडर के साथ भी नहीं बैठे, उसके साथ गवर्नमेंट ब्लेम्स यू कि भाई ऑपोजिशन जो है वो सीरियस नहीं थी इस चीज में। बिजनेस की जो आपने बात की, ऑब्वियसली उन्होंने तो इस चीज को वेलकम किया, बिजनेस कम्युनिटी को, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की तरफ से, तो वो कह रहे हैं कि बड़ा खुशाइंद है। लेकिन जो बाकी चीजें मलिक साहब ने और आपने कही हैं, और चीमा साहब खास तौर से चेयरमैन नैब के हवाले से, ऑब्वियसली अगर आप लोग उनको मुद्दत मुलाजमत में तोसी देने का पहले सोच रहे थे, या ऑर्डिनेंस में ये तय किया गया कि जब तक नए अपॉइंट नहीं होते तब तक यही कंटिन्यू रखेंगे, सो ऑब्वियसली उसका दिमाग में रीज़न तो यही एक आम आदमी को सुनते हुए समझ आता है कि हुकूमत जो है वो चेयरमैन नैब साहब की परफॉर्मेंस से बड़ी खुश है, बड़ा ज़बरदस्त वो काम कर रहे हैं, इसीलिए उनको लगा रहे हैं। तो अगर आपका ये रीज़न मान भी लिया जाए, तो जो आला अदालत सुप्रीम कोर्ट के उनके सीनियर तरीन जजेस के जो रिमार्क्स आए हैं नैब की परफॉर्मेंस को लेकर, वो तो इसके बिल्कुल बरक्स हैं। देखें, मतलब मैं बड़ी माजरत से कहूँगा कि अगर मैं आला अदलिया के आप कह लें रिमार्क्स की बात करूँ, तो मियाँ साहब के बारे में उन्होंने क्या कहा, कौन सा माफिया ये, बाकी लोगों उनके रिमार्क्स बड़े आप कह लें कि आइसोलेशन में ये सिचुएशनल होते हैं। उन रिमार्क्स की बेस पे तो इस मुल्क में आप कह लें कोई भी बंदा महफूज नहीं है, या आप कह लें कि बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े बुरे हैं उनके बारे में कोई रिमार्क्स नहीं है, क्योंकि वो कभी अदालतों में पेश नहीं हुए, ठीक है, वो मफरूर हैं, जो कुछ भी है वो कभी पेश नहीं हुए। सो बेसिकली मैं समझता हूं कि ये रिमार्क्स की बात नहीं है। बेसिक बात हमने जो देखा है कि पहली बात हुई कि चेयरमैन नैब को पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने लगाया, एक एज ए जज उनका एक कैरियर है, फिर उन्होंने सर्व किया है। सर्व करने का हमारे पास जो पैरामीटर है वो ये है कि इनके दौरे आप कह लें जो पीरियड है इनका, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड है, उस पीरियड में यह मुद्दत मुलाजमत जो है, मुद्दत मुलाजमत में पिछले जितने भी आप कह लें चेयरमैन नैब थे उनसे उनकी कलेक्शन या उनकी परफॉर्मेंस जो है, या उन्होंने जो कंक्लूड की चीजें वो बेहतर हैं। ये तो आप फिगर बोलती हैं। बाकी बात यह कि हम आप कह रहे हैं कि उनको एक्सटेंशन नहीं दे रहे, हम तो कह रहे हैं कि आप अगर नैब कह रहे हैं, नैब का अपना ऑर्डिनेंस कह रहा है कि आए बैठ के मुशावरत करें, मुशावरत से लगाएंगे सदर, मुशावरत में कंसेंसस बिल्ड करना है, तो कंसेंसस एज अर्ली एज पॉसिबल। तो अब सदर साहब का रोल उसमें आ गया, अगर इतना कॉम्प्रोमाइज है, गलत है के किरदार के बाद भी कंसेंसस नहीं बनता तो वो पार्लियामानी कमेटी में भिजवा देंगे। ऑब्वियसली ये चीजें पहले नहीं थी। मैं कहता हूं कि जहां भी जाना है उसने एज अर्ली एज पॉसिबल कंसेंसस बिल्ड करें। इस बार आप चाह रहे हैं कि ये एक बंदा जिसको आपने लगाया था अगर इतना बुरा है तो आप चाहते हैं 1 महीना भी ना रहे, तो आप 25 दिन में, 20 दिन में, 15 दिन में कंसेंसस बिल्ड कर लें। आप चाहते हैं 2 महीने ना रहे तो 1.5 महीने में कंसेंसस बिल्ड कर लें। क्यों नहीं बिल्ड करते आप उसे, मतलब एज अर्ली एज पॉसिबल भेजें। आप अगर आए, आप कंसेंसस बिल्ड करें तो हम क्यों नहीं करेंगे? हम भाग सकते हैं इस बात से। हमने जो काम भी करना है आइन और कानून के दायरे में के अंदर रह के करना है, क्यों नहीं करेंगे? लिहाजा आप आपने जो बात किया ये में एक वैलिड पॉइंट है, इसका मैं जवाब ले लूंगी कि कंसेंसस अगर किसी और नाम पे हो जाता है तो फिर तो मसला ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ब्रेक पे जाने, मुझे कहा जा रहा है ब्रेक पे जाने से पहले वेरी ब्रीफली मुझे चीमा साहब ये भी जरा बता दें कि फिर ये चीज सही होगी ऑर्डिनेंस की हद तक कि कल को कोई भी हुकूमत किसी की भी हो, वो कोई भी ऑर्डिनेंस ले आए, वो नैब के ऑर्डिनेंस में कोई भी तरामीम कर दे अपनी मर्जी की, चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी वो कहे 4 साल मजीद कर दो, 8 साल मजीद कर दो, 10 साल मजीद कर दो, वो फिर अलग कहानी है कि कोर्टों में मामला जाए और चैलेंज होता रहे। नहीं देखिए, उसमें तो आप कह लें कि यू कैन से कि हर हुकूमत ने जस्टिफाई करना है अपने एक्शन को। हम कह रहे हैं कि जो बात आप स्पिरिट आइन में मौजूद है उसी स्पिरिट को मेंटेन किया गया है। बेसिक जो बात है कि ये डेडलॉक क्रिएट करते हैं कि हमें एग्जानोरेट करें वरना हमें डेडलॉक क्रिएट कर देंगे। डेडलॉक क्रिएट करके अगर को कल ये अदारा जो है ये हो जाता है, सरबरा के बगैर हो जाता है, ये हेडलेस हो जाता है, तो उसके बाद आपने कहना है कि जनाब अदारे का सरबराही नहीं
है और आईनी बहरान क्रिएट हो गया है। सो मैं समझता हूँ कि आईनी बहरान तो क्रिएट नहीं होना, इस मुल्क में चलना है। सो आप डेडलॉक क्रिएट न करें, इस चीज को कंक्लूड करें। हम कंक्लूड करने को तैयार है और स्पिरिट के अंदर रह के कोई इदारा नहीं रह सकता और डेडलॉक क्रिएट करते हैं, मुशावरत करने को तैयार है। मैं मलिक साहब से और ससी पलेजो साहिबा से ज़ाहिर है ब्रेक से वापस का जवाब भी लूंगी राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मलिक साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जो चीमा साहब ने बात की, पहले तो मैं उसका जवाब चाहूंगी कि अब सदर साहब का किरदार जो है आ गया है चेयरमैन नैब के अपॉइंटमेंट में कि वो अपोजिशन लीडर से और वज़ीर आज़म से नाम लेंगे, मुशावरत जो है वो होगी, कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, नहीं हुआ तो फिर मामला वो पार्लिमानी कमेटी में भेज देंगे। सो ये जो चीमा साहब ने बात की है कि ये बैठें और जितनी जल्दी कंसेंसस हो जाए किसी नाम पे तो फिर जावेद इकबाल साहब को लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, जो भी नाम तय होगा वो अगला चेयरमैन नाब बन जाएगा। अच्छा नहीं, देखिए इसमें भी कई मसाइल हैं ना कि फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट की तो वो तो उनकी एडवाइस सीख करना, रादर इट इज़ अदर वे अराउंड। वो तो ही हैज़ टू एक्ट अपॉन द एडवाइस। वो एडवाइस सीख नहीं करते इस तरह से जैसे कि इस लॉ में प्रपोज कर दिया गया। तो अगर आर्टिकल 48 किसी ने पढ़ा हो तो फिर शायद गालिबन थोड़ा सा कुछ मेरा ख्याल है कि इसको रीवर्ड करना पड़ेगा जो ये कह रहे हैं। अच्छा, दूसरा मामला इसमें यह है कि इसकी जो बेसिकली टर्म एक्सटेंडेबल की है, उसमें हमारा ये मानना है कि जो उनकी अपॉइंटमेंट के टाइम से उस वक्त के लॉ जब उनकी अपॉइंटमेंट की गई तो ये लेट डाउन लॉ एक दफ़ा नहीं 20 मरतबा इंटरप्रेट है कि जब किसी को कोई तैनाती की जा रही होती है तो फिर उसका मकसद ये होता है कि अगर चेयरमैन ने एक टर्म पूरी की है तो वो किसी फेवर की तवक्को ना करें हुकूमत की तरफ से, कोई लॉप साइडेडनेस ना करें, या वो किसी ऐसी प्रैक्टिस में इंडल्ज ना हो जाएं जहाँ उनकी ख्वाहिश पैदा हो जाए कि ये एक नॉन एक्सटेंडेबल टर्म थी, मैं इसको फर्दर आगे नेक्स्ट टर्म के लिए भी मेरी अपॉइंटमेंट को बीच में कंसिडर किया जाएगा। तो वो टोटली आप पूरे लॉ की स्पिरिट को डिफीट कर रहे हैं अगर आप ये समझ रहे हैं कि सिर्फ कंसल्टेशन का जो पॉइंट है। अच्छा, कंसल्टेशन की जो मीनिंगफुलनेस है तो उसमें तो गवर्नमेंट अपनी एक बार नहीं बेशुमार दफ़ा ये कह चुकी है कि हम बात ही नहीं करना चाहते। तो अगर नहीं करना चाहते बातचीत तो फिर ये तो आपने देखना है ना कि कौन इस पूरी कंसल्टेशन को डिफीट कर रहा है। तो गवर्नमेंट वोकल है, इनके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो आके इस पर एक बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने सदर साहब का किरदार दरमियान में डाल दिया कि वो डायरेक्टली बात नहीं करना चाहते थे। तो देखें ना, असल एतराज ही उनका ये था कि भाई हमने ऑपोजिशन लीडर से बात नहीं करनी, शहबाज शरीफ से बात नहीं करनी, कोई और ऑपोजिशन लीडर होता तो कर लेते। हाँ, देखिए ना कितनी बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है, कितनी बड़ी जाती अना के हिसार में फंसे हुए लोग हैं ये। यानी जो बात इनके सदर के लिए करना दुरुस्त है वो वज़ीर आज़म के लिए करना दुरुस्त नहीं है। क्या वज़ीर आज़म कोई देवता हैं, कोई अवतार हैं, क्या चीज़ें वो उनकी अपनी हु वांट्स टू टॉक टू हिम। अगर इस तरह से ज़ाती हैसियत में बात की जाए, अगर वज़ीर आज़म का ओहदा ना हो तो एक बिल्कुल एक अजीब सी, आई डोंट नो कि क्या मंतक है इनकी और क्या कहना चाहते हैं। मैं ये नहीं मानता कि फवाद को पता नहीं है कि फवाद की तसुब की अनक कितनी गहरी है कि उसको ये पता है कि जो वो कह रहे हैं इट्स एब्सोल्युटली नीदर लीगली करेक्ट नॉर पॉलिटिकली करेक्ट। ना उसकी सियासी बात दुरुस्त है और ना ही वो कानूनी एतबार से दुरुस्त कह रहे हैं कि सिर्फ एक इल्ज़ाम। तो मैं अभी इल्ज़ाम लगा देता हूँ कि ये मिस्टर एक्स जो हैं या इमरान खान जो हैं वो फॉर एग्जांपल इमरान खान के ऊपर ये एलिगेशंस हैं, तो क्या जस्ट मेयर सजेस्टिंग ये एलिज्ड हैं फॉर दिस रीज़न, तो क्या वो उनको उस चीज़ में से बाहर निकाल? इट्स एब्सोल्यूट नॉनसेंस। अब क्या इलाज करें इस चीज़ का, जो वो खैर करके लेके जाएं कोर्ट में सारी बातें। अच्छा, मुझे ससी पलेजो साहब यही बात कि आपको लगता है कि जिस तरीके से चीमा साहब ने कहा कि चाहते हैं कि एक्सोनरेट इनको कर दिया जाए तो फिर हर चीज़ जो है वो कबूल होगी, डेडलॉक वो अपोजिशन की वजह से ही उनके नज़दीक हमेशा इस मामले पर पैदा हुआ है। लेकिन ये जो मलिक साहब बात कर रहे हैं
कि अगर सदर साहब दरमियान में आ जाते हैं, क्योंकि वो तो कहते हैं शहबाज शरीफ साहब पे क्योंकि केसेस हैं नैब के, इसलिए वज़ीर आज़म साहब उनसे बात नहीं करेंगे, अपोजिशन लीडर चेंज हो जाता, कोई और लगा देते तो फिर हम लोग बात कर लेते। सदर साहब क्या अपना किरदार अदा करते हुए वाकई किसी और नाम पे दोनों के दरमियान कोई बरा पाएंगे, कोई रिजल्ट निकल पाएगा? सादिया, देखिए ऐवान सदर पहले ही कंट्रोवर्शियल बन चुका है, वो भी ऑर्डिनेंसेस के हवाले से, और उसमें फ़रूक नसीम जैसे जब गुजरा हो तो फिर किसी दुश्मन या मुखालिफ की भी पीटीआई को ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ जो भी ऐवान सदर से दस्तखत शुदा और पीछे जो है कार्रवाई सारी फ़रूक नसीम साहब करते हैं, वो एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है ऐवान सदर पे। तो लोग खुद, आम लोग भी कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। जस्टिस फायज़ा से लेकर इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट, तैनात वगैरह मुख्तलिफ और चीज़ें बहुत सारी ऐसी हैं जो अभी प्रोग्राम का वक्त नहीं है, लेकिन इस पर भी प्रोग्राम होना चाहिए। वैसे अब जो है इमरान खान साहब, वो अगर आइन के ही रूह से वो प्राइम मिनिस्टर हैं, भले 4-5 की अदद से बैसाखियों के कई अददियात से उनकी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ बनती है जो सबको अभी काबिल कबूल है, लेकिन किसी भी वक्त आपको भी पता है, उनको भी पता है कि ये चीज़ ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि वो जेन्युइन मेजॉरिटी नहीं है बहरहाल। लेकिन हमने कहा जमहूरी वे में ठीक है 2-3 नंबर्स पे भी, लेकिन आरटीएस के बाद तो इलेक्शन पे भी बहुत बड़ा धब्बा है, तो फेयर इलेक्शन अगर अपोजिशन वो डिमांड करती है, खैर ये अलग बात हो गई। बात ये है, फिर मैं वो चीज़ रिपीट करूंगी कि मशावरत का फोरम जो है ना, वो मंच है पार्लियामेंट। अब सिर्फ एक नुक्ते पर ये कहना कि ये जो है, दूसरी बात कि अपोजिशन लीडर का ओहदा जो है किसी के, इनकी खाला ताई के घर से वो स्टैंप लगा कर नहीं आता, कॉन्स्टिट्यूशन ने वो राइट दिया हुआ है। अब वो पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनाएंगे तो वो भी तो अपने अपोजिशन लीडर और दूसरे जो है अपोजिशन के लोगों से पूछकर और उनकी सलाह मसलत से बैठेंगे ना। इतनी नफरत, इतना टॉलरेंस लेवल पीटीआई में है ही नहीं। अब कानून साजी में भी वो चीज रिफ्लेक्ट हो रही है। दिस इज समथिंग व्हिच मस्ट बी स्टॉप्ड, और उसका तरीकेकार यही है। ठीक है, ये तो एक ठीक है, आप कह रहे हैं पार्लियामान के हवाले से और कानून आइन के हवाले से इनको पता नहीं है, इसलिए ये पार्लियामान को जो है वो अहमियत नहीं देते हैं। मुझे एक और चीज़ सबसे पहले जो साहब आप बता दीजिएगा, फिर मैं चीमा साहब की तरफ जाऊंगी। आज जो फैसला हुआ है पीडीएम में, ज़ाहिर है उसमें शहबाज शरीफ और मौलाना साहब की मुलाकात में उन्होंने जलसे शुरू करने की बात की है, उन्होंने अर्ली इलेक्शन का मुतालबा किया है, ये तमाम चीज़ें हैं। और साथ पीपल्स पार्टी के हवाले से भी शहबाज शरीफ साहब ने तजवीज़ दी मौलाना साहब को कि आपको भी शामिल करने की कोशिश की जाए पीडीएम में वापस। तो उस पर मौलाना साहब ने ये डिमांड रखी है या एक कंडीशन उनकी तरफ से शर्त सामने आई है कि हाँ, पीपल्स पार्टी ने जो कुछ किया है सेनेट इंतखाबात में, वो अपनी गलती पहले तस्लीम कर लें तो फिर पीडीएम में वापस लाने पे पीपल्स पार्टी को गौर करेंगे। तो क्या पीपल्स पार्टी वाकई अपनी गलती तस्लीम करते हुए जाएगी पीडीएम? सादिया, मैं तो इंतजार करती रह गई कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तरफ हो गई पीडीएम से, तो इस्तीफाएं मौलाना साहब किसी भी तरह, बाकी जो भी लोग तो कहते हैं ग्रोह या मुख्तलिफ पार्टीज, बहरहाल जो भी सियासी इत्तेहाद है, पीडीएम की होस्ट तो हम थे, हमने बनाई थी और उसमें सबकी सुननी चाहिए थी। और शोकास नोटिस ये सारा बड़ा ही गंद हुआ, वो भी अपोजिशन को ये ज़ैब नहीं देती थी। अभी भी पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि अपोजिशन को मुत्तहद होकर पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट से बाहर, कम से कम पार्लियामेंट के अंदर जो है, हम जब सारा पलड़ा हमने अपने स्ट्रेंथ पलड़े में डाली हुई शहबाज शरीफ साहब के, उसको सपोर्ट कर रहे हैं हम, तो वहां तो मुत्तहद अपोजिशन है और भी होना पड़ेगा, क्योंकि हमारी फिर बात उतनी जामे नहीं होगी, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो सकती। लेकिन पार्लियामेंट से बाहर आपको नहीं लगता कि ये पीडीएम कुछ कर सकती है पीपल्स पार्टी के बगैर? जो चीजें वो कह रहे थे वो नहीं हुई। मैं ये मुख्तसरन कह दूं, पीडीएम की इस्तीफाएं कहाँ है मौलाना साहब? हम तो इंतजार करते रह गए। आप भी पार्लियामेंट का रुख कर रहे थे, तो पहली जो हम बात कर रहे थे उसको आपके दोस्त या आपके लिए बड़ी ना उनके इस्तीफे आए और ना पीपल्स पार्टी मानती है कि भाई आपने गलती की है, जो आज मौलाना साहब की डिमांड थी। राइट, मूविंग ऑन। चीमा साहब जी, ठीक है, साफ शफाफ इंतखाबात भी यही सवाल है चीमा साहब के। एक तो अर्ली इलेक्शन का उन्होंने मुतालबा किया, वो कहते हैं कि मुल्क की जो हालत कर दी है, अगर अभी भी इलेक्शन नहीं होते और थोड़ा और वक्त मिल जाता है तो पता नहीं क्या होगा फिर मुल्क का। और शर्त क्या है? शफाफ इंतखाबात। तो शफाफ इंतखाबात कैसे होंगे? सवाल ये है कि देखें 1977 के इलेक्शन थे जिसमें 4 वज़ीर आला और 1 वज़ीर आज़म बिला मुकाबला मुंतखब हुए।
ठीक है। उस इलेक्शन के बाद आप मुझे कोई इलेक्शन बता दें कि जिसपे ये इल्जाम ना हो कि यहाँ धांधली हुई है। कोई एक भी इलेक्शन ऐसा नहीं है। 1985 का हो, 1977 वाला हो, उसके बाद आपके लिए 88 का हो, 90 है, 93, 97 और उसके बाद 2008। ये तमाम इलेक्शन में से हर बंदे ने कहा, फिर 13, फिर 18, हर इलेक्शन को कहा गया कि इन इलेक्शन में रिगिंग हुई है। अब उन्हीं इलेक्शंस को और इस बात के बावजूद किसी ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया कि उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की जाए। और इसका कस्टोडियन जो है इलेक्शन कमीशन है, इसकी जो इनिशिएटिव है या जो लीडरशिप रोल है वो इलेक्शन कमीशन का है। हम पहली पार्टी हैं कि जो कहते हैं कि हमारे पास ये हमारी हुकूमत के बाद अब इलेक्शन होने हैं, तो हम इस रवायत को तोड़ें कि हम इसको फ्री एंड फेयर कराएं। हम पे ये इल्जाम न लगाए। हमने सपोर्ट किया इलेक्शन कमीशन को बजट के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से और बाकी चीजों से कि भाई अगर आप इनिशिएटिव लेते तो आप आए। हम तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और जो इलेक्शन का सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि वोटर लिस्टों की सेंटिटी, या वोट जो है वो वोट किसी और का होता है। शनाख्ती कार्ड आपको पता है यहाँ पे में कितने जाली बने, ये बाकी जगह कितने जाली बने, कितने अफगानों के यहाँ पे शनाख्ती कार्ड है। सो जो बंदा जिसका देखें, इसमें जितनी भी पाकिस्तान में इस वक्त मेन काम हो रहे हैं वो अंगूठे के निशान से हो रहे हैं। आपका पासपोर्ट उससे बनता है, शनाख्ती कार्ड उससे बनता है, आपकी विरासत उससे बनती है, प्रॉपर्टी चेंज उससे होती है। हर काम इस मुल्क में आप आते हुए, इस मुल्क से बाहर जाते हुए, जिस मुल्क में जाते हैं आप अपनी शनाख्त कराते हैं अंगूठे के निशान से। तो अंगूठे के निशान से अगर आपकी ओरिजिनलिटी को चेक किया जाए तो ये पहली फेयरनेस होगी इलेक्शन में। जो रिफॉर्म्स आप लोग लाना चाह रहे हैं वो अपोजिशन को काबिले कबूल नहीं है, वो उनको लगते हैं कि ये प्री पोल रिगिंग आप लोग अपने हक में कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं कि इसमें सबसे बड़ी रिफॉर्म है कि आपका वोटर जो है वो ओरिजिनल हो, उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिफिकेशन ठीक हो। पहले सबसे बड़ी रिफॉर्म, सबसे बड़ी जरूरत इसकी ये है। लिहाजा इस मशीन का सिंपल इतना ही काम है कि उसने आइडेंटिफिकेशन करनी है और उसने वोट पर्ची भी उसने निकाल के दे दी जहां आपने निशान लगाना है, और उसने आपको काउंट भी कर देना है। उसके बाद कहते हैं कि ये हैक हो जाएगी। भाई वो तो इंटरनेट से अटैच ही नहीं है, वो तो अटैच नहीं है, उसमें सॉफ्टवेयर है। और फिर उसकी जो हिफाजत है वो कौन करेगा? वो इलेक्शन कमीशन करेगा, क्योंकि आखिरी कब्जे उसमें है। उसकी सेंटिटी, उसकी ओरिजिनलिटी कौन सॉफ्टवेयर की करेगा? वो उसने करनी है। लिहाजा लेकिन मसला ये ना कि इस मामले में जो आप लोग रिफॉर्म्स ला रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन, वो इदारा जिसने इंतखाबात कराने हैं, उसके अपने तहफ्फुज़ात काफी सामने आ गए। मलिक साहब मुझे ये बताएं कि ये जो आज आप लोग कहते हैं कि फिलफौर इस मुल्क में शफाफ इंतखाबात कराए जाएं, अब एक आम तासुर है या राय है कि मुल्क के मसाइल इस हद तक गंभीर हैं कि किसी भी शायद सियासी जमात के पास कोई हल ना हो, या वही चीज़ें कर रहे हो जिन पर आज आप इस हुकूमत पर एतराज़ात करते हैं। तो क्या इसको महज सियासी नारा जो है वो समझा जाए कि अर्ली इलेक्शन बस हो जाए? नहीं सर, ये बिल्कुल नहीं। हम कतई तौर पे हम तो ये चाहते हैं कि एक शफाफ इलेक्शन का मतलब ये है कि विल ऑफ पीपल क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट हो। हम तो पहले दिन से, जिस दिन से ये हुकूमत कायम हुई उस दिन से हम मुतरज़ हैं। अच्छा देखें, इलेक्शंस को भी आपको थोड़ा सा उसमें फ़र्क निकालना पड़ेगा कि आप धांधली की बात कर कैसे रहे। एक धांधली आप इलेक्शंस के नतीजे में एक 1977 के इलेक्शंस थे जो लार्जली पीपल्स पार्टी के खाते में पड़े, तो वो बिल्कुल यस दैट इज़ राइट। वो एक बड़ी ओवरऑल स्टेट की तरफ से मैनिपुलेटेड धांधली थी। वो इलेक्शन सस्टेन नहीं किए, वो 4 घंटे भी नहीं चल सके। उसके बाद 1985 का इलेक्शन है, उस वो नॉन पार्टीजन इलेक्शन था। मैं आपको हिस्ट्री गिनाता जा सकता हूँ कि 88 में IJI थी, उसके ज़ुम्मे क्या लगा कि उसके पीछे क्या स्टेट का रिएक्शन था, 90 में क्या हुआ, 93 में क्या हुआ। लेकिन इस तरह का जो इलेक्टोरल फ्रॉड है, जैसा कि इस इलेक्शंस में कमिट हुआ जो RTS के साथ, यानी वो तो एक टेक्नोलॉजी की इंट्रोडक्शन थी कि जी इलेक्शंस के नताइज RTS के साथ ट्रांसमिट किए जाएंगे। अब वो क्या हुआ, 8 घंटे का क्रिमिनल साइलेंस है, और गवर्नमेंट जो उसके नतीजे में वजूद में आई, इसको चाहिए था कि उसकी एक्सप्लेन करती, और अगर कोई शकूक व शुबहात थे तो उनकी वजाहत की जाती। लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई एक ऐसी एफर्ट, अपोजिशन के बार बार डेली रोज़ के मुतालबे असम्बली के अंदर जमा कराई गई अपनी उस दरख्वास्त के साथ बेशुमार दफ़ा बात, कभी स्पीकर के साथ की गई बात, कभी कमेटी उन्होंने फॉर्म की और उसके बाद ब्रश करके फेंक दिया। आज तक कोई जेन्युइन सही उसके ऊपर नहीं हुई। तो ये अब अगर ये प्रपोज करते हैं कि ये
टेक्नोलॉजी जो ये वोटिंग मशीन ईवीएम्स की बात कर रहे हैं, तो हम तो उसको टूल फॉर मैनिपुलेशन समझ रहे हैं। और किस लिए? ऐसे नहीं कि सिर्फ हम कह रहे हैं कि ये टूल फॉर मैनिपुलेशन होगा। राइट, इसकी सही है। वो तो ऑपोजिशन का सवाल से मौकफ ऑब्वियसली काफी अर्से से सामने आ ही रहा है, लेकिन ये अर्ली इलेक्शन होंगे कैसे? ऑब्वियसली उसके लिए फिर वो जो शशि पलेजो ने भी अभी बात की कि पीपल्स पार्टी ने ये भी देखा कि आप लोगों ने कौन से इस्तीफे दिए जिनकी बुनियाद पर पीपल्स पार्टी को उससे अलग होना पड़ा या उनको शो कॉज मिला, तो फिर ये अर्ली इलेक्शन क्यों कर मुमकिन हो पाएंगे मलिक साहब? देखिए, उसकी वजह यह है कि जब हम ये समझते थे कि अगर कलेक्टिवली सारी पार्टीज रेजिग्नेशन करती हैं तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का रास्ता तब निकलेगा कि ये एक बात बड़ी वाज़ेह और दो टोक हो कि तमाम अक्रॉस द ऑल पॉलिटिकल डिवाइड्स एवरीबडी थिंक्स के वाली बात के लिए ये जो है आगे ऐसे नहीं चलता, तो अब ये इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर करवाए जाएंगे। हम इस ज्यादती के सिस्टम को तस्लीम नहीं करते। लेकिन अब जब वो पीडीएम के अंदर इस बात पर इत्तफाक ना हो सका, और ये पीपल्स पार्टी का दे हैव देयर ओन राइट, बिल्कुल उन्होंने अपने ठीक जो सोचा होगा अपने हक में, तो जब ये फैसला ना हो सका तो फिर इसलिए मेरा ख्याल रेजिग्नेशन। राइट, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। ब्रेक से वापस आएंगे तो जरा इस हवाले से करेंगे कि आज जिस बुनियाद पर ये फौरी इंतखाबात का मुतालबा किया जा रहा है वो है महंगाई। और महंगाई एक ऐसा मामला है जिससे जाहिर है हर कोई ही इस वक्त मुतासर हो रहा है, और उस पर आवाम की जो तकलीफ है बजाय उस पर मरहम रखा जाए, कुछ ऐसे वुज़रा भी हैं जो अपने बयानात के जरिए नमक छिड़कते हैं। उस पर भी बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान क्वीन ऑफ फ्रांस के हवाले से एक बड़ा मशहूर जुमला है जो ऑब्वियसली हम अक्सर सुनते हैं कि उस वक्त भी जब बहुत बुरे हालात थे और लोगों के पास खाने के लिए ब्रेड नहीं थी तो क्वीन की तरफ से कहा गया था कि लेट द मीट केक, या केक क्यों नहीं खाते, या ये केक खा लें। सो यही चीज़ें आज अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ भी हो रही हैं, और सिर्फ आज ही नहीं, इससे पहले भी होती आई हैं। सूबाई वज़ीर थे बिलाल यासीन, और उन्होंने भी एक दफ़ा इसी तरीके से बयान दिया था जब टमाटर बहुत महंगा हो गया था, और उन्होंने कहा था कि लोग फिर टमाटर का इस्तेमाल ना करें, दही डाल लिया करें सालन में। जब आवाम ने उनसे शिकायत की थी, वो एक दौरे पर गए थे, और अभी हमारे एक वज़ीर हैं अली अमीन गंडापुर, वो भी आवाम का जो ज़ख्म है महंगाई का उस पर नमक छिड़क रहे हैं और उनसे कुर्बानी मांग रहे हैं कि 100 नवाले अगर खाते हैं तो 9 नवाले कम कर दें। सुनाइएगा क्या कहा उन्होंने। अगर मैं एक चाय के चम्मच में 100 दाने डालता हूं तो अगर 9 दाने कम हो जाएं तो क्या अपनी कौम और अपने बच्चों के लिए मेरी चीनी मुझे कम मीठी लगती है? हम इतने कमजोर हो गए हैं, हम इतने बेहिस हो गए हैं अपनी खुदमुख्तारी के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी नस्ल के लिए हम इतनी कुर्बानी नहीं कर सकते? अगर 9% इन्फ्लेशन है, मैं 100 निवाले खाता हूं आटे के, तो अगर 9 निवाले कम खा लूं तो अपनी कौम के लिए मैं 9 निवालों की कुर्बानी नहीं कर सकता? मैं सोचता हूं कि लोग कहते हैं महंगाई है, महंगाई किसकी वजह से है? यही जरदारी ने अरबों डॉलर लूटा है आपका, यही नवाज शरीफ ने अरबों डॉलर लूटा है आपका, उसकी वजह से महंगाई है। पहले तो शीमा साहब मैं आपसे इसका जवाब लूंगी, क्योंकि एक तो उन्होंने ज़ाहिर एतराफ़ तो महंगाई का किया, इससे तो कोई इनकार कर नहीं सकता, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद महंगाई का एतराफ़ करते हैं। अवाम परेशान है, वो तजावीज़ क्या दे रहे हैं कि जी 100 नवाले अगर खाते हैं तो आप 9 कम कर दें, 100 दाने चीनी के इस्तेमाल करते हैं तो 9 दाने कम कर दें। सिर्फ इतना ही नहीं, कमज़ोर अवाम को कहा, बेहिस अवाम को कहा, नस्ल के लिए कुर्बानी अवाम से मांगी। चीमा साहब, योर कॉमेंट। देखिए, इसमें आप कह लें कि अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पाकिस्तान में आज भी आप कह लें कि पहले कोई ऑलमोस्ट कोई 39% लोग थे, आज भी 32-33% लोग हैं जो अंडर नरिश्ड हैं। हमारा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ये प्लान है कि हम इनको ग्लोबल एवरेज, हम 2100 कैलोरीज खा रहे हैं, हम 2900 कैलोरीज खिलाएंगे इनको, क्योंकि अगर किसी को बंदा हंगरी है तो उसको आप कह लें कि वो प्रॉपर ह्यूमन बीइंग नहीं बन सकता, वो फाइनेंशियली, मुआशी तौर पर, जहनी तौर पर आज़ाद नहीं हो सकता। लिहाजा हमने तो नवाले ज्यादा खिलाने हैं। इस बात पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और हमारी
कमिटमेंट है। दूसरी इसमें बात यह है कि जो गरीब हैं, गरीबों को देखें इस खित्ते में इस वक्त हम 55 रुपए किलो आटा दे रहे हैं। 55 रुपए किलो आटा सारे खित्ते में सबसे सस्ता हम दे रहे हैं। दूसरी बात यह कि इसमें 1 करोड़ 25 लाख 1 करोड़ 25 लाख घराने को हम जो आटा दे रहे हैं वो 43 रुपए किलो, 860 रुपए का 20 किलो का बैग ये देने जा रहे हैं। हम इस मुल्क में आटा, दाल, घी और चीनी 1 करोड़ 25 लाख घरानों को, यानी तकरीबन 8 से 9 करोड़ लोगों को जो यू कैन से कि पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, उनको खुराक में सब्सिडी देने जा रहे हैं। हर आदमी को हम सब्सिडी दे रहे हैं 90 रुपए मन। 90 रुपए मन हमें गंदम की कीमत पड़ती है 2040 रुपए, हम दे रहे हैं 1950 रुपए। ये हर आदमी के लिए सब्सिडी है। लेकिन 1 करोड़ 25 लाख घराने को बड़ी सब्सिडी दी जा रही है। बड़ी सब्सिडी दी जा रही है, उसमें आप करें हम आटा भी सस्ता देंगे, चीनी आटा सस्ता दे रहे हैं, फर्दर सस्ता कर रहे हैं 43 रुपए किलो, चीनी सस्ती कर रहे हैं, दालें सस्ती कर रहे हैं और घी सस्ता कर रहे हैं। लिहाजा आप कह लें हम उनसे कोई कुर्बानी नहीं मांगेंगे, डेफिनेटली नहीं मांगेंगे, लेकिन उन लोगों से कुर्बानी जरूर मांगेंगे जो अफोर्ड करते हैं। जो लोग मुझे आपके इस बयान से जरूर खुशी हुई नहीं दे रहे उनसे कुर्बानी, ये कुर्बानी आवाम से नहीं मांगेंगे, क्योंकि इस वक्त तक ऐसे बयानात आना भी बहुत ज्यादती की बात है कि आप उल्टा वज़रा जो हैं, इक्तदार के ऐवानों में बैठे लोग जो हैं वो खड़े हों और बात करें और कहें कि जी अवाम बेहस है और अवाम जो है वो कमजोर है और अवाम कुर्बानी दे, इतना भी नहीं कर सकते अपनी नस्ल के लिए। ये वजीर साहब कह रहे थे अवाम से। मैं SSC पलेजो साहिबा, साथ एक और जुमला भी उन्होंने कहा कि ये पैसा कहाँ गया, महंगाई किसकी वजह से, नवाज शरीफ और जरदारी की वजह से। जी, लेकिन एक फिक्र ऐड कर लेना, मुझे एक फिक्र ऐड कर लेना, फरमा दीजिए, फरमाइए, मुकम्मल कर लीजिए। वन लाइनर की बात करूं कि महंगाई के अगर जिक्र करें तो आज आटा कराची में देखें इसमें 2 चीजें बड़ी हैं, फूड आइटम में 2 चीजें बड़ी हैं। एक दूध, तकरीबन इसका 18.3% वेट एवरेज है और आटे की 4% है। ये 2 आइटम कराची में 200 या सिंध में 200 रुपया फी बैग आटा महंगा है और दूसरा 20 रुपए किलो दूध कराची में या सिंध में महंगा है। अब वहां महंगाई की ना मलिक अहमद अली साहब बात कर रहे हैं, ना मेरी बीबी बात कर रही है, ना और फजलुर रहमान साहब बात कर रहे हैं। हाँ, लिहाजा आप कह लें कि महंगाई का अगर जिक्र करना है तो पहले सिंध का करें, बाद में हमारे यहाँ करें। आज भी आटा 200 रुपए किलो वहां महंगा है। सिंध का करें। 18वीं तरमीम के बाद वो कहते हैं सूबों की जिम्मेदारी है। जी सादिया 3-4 चीजें ना आटा चले गए थे, वरना मैं एक प्लीज जिमा साहब लेट मी स्पीक नाउ। आपने बात कर ली, थैंक यू। अब ये है सादिया, बस जो हम टॉलरेंस लेवल क्योंकि हम में ज्यादा है तो हम जो है ना, हम सुनने के लिए शायद उनको लगता है पार्लियामेंट में बैठे हैं हर जगह। देखिए सब्सिडी दी है अगर उन्होंने पंजाब में, तो पंजाब में क्यों मसला ला रहे हैं? सिंध में तो 15 अक्टूबर से जो है वो शुरू होती है और यहाँ सारा मसला ही वफाकी गलत पॉलिसी से। अभी जो मैंने आपको बताया कि 225 अरब रुपए के जो नए टैक्सेस और ये चीज हो रही है IMF के हवाले से, या रोज पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा हो रहा है, या रोज जो वन साइडेड उनकी अद्वियात या दूसरी चीजें जो पार्लियामेंट को पता भी नहीं चलती और ये ऊपर ही ऊपर कैबिनेट के एक सिग्नेचर से वो आ जाती है चीजें, तो वो उस पर तो ये मैंने नहीं सुना कि कहीं गंडापुर साहब जो है कोई कहते हो। गंडापुर साहब जैसे लोग और भी बहुत सारे हैं जो कैबिनेट में भी हैं, उनके पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज भी हैं जो पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में बैठे होते हैं और उनको न कानून का पता है, न आइन का पता है, न हिस्ट्री का पता है, कुछ भी नहीं, और उनको एक्सपोजर भी इतना दिया जाता है। पाकिस्तान की खुदा न खास्ता अलामत ही ऐसे, हालांकि पाकिस्तान में जबरदस्त किस्म के लोग हैं, रिगार्डिंग ऑफ एनी पार्टी, जो पार्टी की अभी एफिलिएशन से भी हट करके आम पाकिस्तानी ज्यादा मजा हुआ है, सेंटिसाइज है, उनको पता है, अवेयर है और पाकिस्तानी इस्तेकाम के लिए भी उसका दिल जो धड़कता है। लेकिन पीछे साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि ये महंगाई हुई ही नवाज शरीफ और जरदारी की से। मैं सादिया उसी पर आ रही हूं। मैं जब जरदारी साहब की हुकूमत थी ना, पीपल्स पार्टी की थी, तो सबको पता है कि हमने डॉलर से लेकर दूसरी चीजों में हमारे वक्त में क्या था और हमने मुश्किल हालात में, दहशतगर्दी की जंग में हमने न सिर्फ सबको हमने साथ लिया, पार्लियामेंट चलाई, 5 साल पूरे की फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। अभी भी बेसाखी पे हुकूमत खड़ी ना, हमने कहा चलो ठीक है इनका अददी लिहाज से बनता है, हालांकि गैर जमहूरी फैसले हैं, गैर आईनी फैसले किए जा रहे हैं और तभी हम कह रहे हैं कि साफ शफाफ इंतखाबात की अगर डिमांड अपोजिशन करती है, हम करते हैं, तो उसमें कोई मजाका नहीं है, ये गैर जमहूरी कोई डिमांड नहीं है। एक बात मैं जरूर यहाँ ऐड करना चाहूंगी सादिया, इलेक्शंस के हवाले से बात आई, मैं यहाँ प्लीज लेट मी मेक इट क्लियर लाउडली एंड क्लियरली, एवरीबॉडी इज वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट। पीपल्स पार्टी से तो हमेशा भुट्टो साहब की मेजॉरिटी थी कि कैसे उनको हटाया गया, शहीद किया गया, और दूसरी चीज ये हमारी इलेक्शन तो छीने गए हैं,
न ट्रम्प कभी पूरा होने दिया जाता था, न रिट कायम करने दी जाती थी। और मुश्किल तरीन हालात में पीपल्स पार्टी जब भी आई है तो उन्होंने अवामी लिहाज से जो है, आप गंदम आटे से लेकर, आप नौकरियों से लेकर, आप आईनी इस्लाह से लेकर, जो भी चीज हो, आप देख लें कि पीपल्स पार्टी ने लैंडमार्क डिसीजंस लिए हैं और कंप्रेहेंसिव किस्म के कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेजेस दिए हैं जिससे सारे सूबे खुश हुए। राइट, पॉइंट वेल टेकन शशि पलेजा साहिबा। मुझे इजाजत दीजिएगा मैं मलिक साहब का जरा मौक़िफ़ पहले जान लूं। मलिक साहब क्या कहेंगे ये अली अमीन गंडापुर साहब के बयान पर? चलें, ये तो उन्होंने कह दिया नवाज शरीफ और जरदारी साहब की वजह से है, लेकिन आवाम से जो कुर्बानी मांग रहे हैं, और चीमा साहब का भी जवाब सुन के ज़रा मुझे खुशी हुई कि चलें ऐसे लोग भी हैं जो आवाम से कुर्बानी मांगने के हक में नहीं है, एटलीस्ट एतराफ़ तो करते हैं कि महंगाई है। नहीं, देखिए, बड़ी इनसेंसिटिव स्टेटमेंट है, कोई भी दे तो ये गलत बात है। गंडापुर तो बिल्कुल मेरा ख्याल किसी और फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं नॉर्मली। लेकिन ये बात एक जो कि 3 साल हुकूमत करने के बाद भी अगर इनको ये लगता है कि 3 साल की हुकूमत करने के बाद भी जो उनके मसाइल हैं वो आज से 3 साल पहले अगर किसी और की हुकूमत थी उसकी वजह से हैं, तो फिर इनका हुकूमत करने का कोई हक नहीं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इससे ज़्यादा कोई मैंने एक शैलो अपोजिशन किसी गवर्नमेंट की आज तक नहीं सुनी। अब मतलब यानी आफ्टर पैसेज ऑफ 1000 days गिविंग 3 बजट्स, अगर IMF के साथ भी आपका कोई पैकेज होता है तो 3 साल आप अपनी स्टेबिलिटी की बात करते हैं, उसके बाद आप ग्रोथ अचीव करने की बात है। अभी चीमा साहब कह रहे हैं ना, एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन से बात कर रहे हैं। अब मुझे अच्छा लगेगा अगर कोई ऐसा अमल होता है जो वो कह रहे हैं, लेकिन उसका ये भी कंपैरिजन देखना होगा कि पिछले 2 साल में खते गुर्बत से नीचे 2 करोड़ अफराद गए, और अगर आज ये एक टारगेटेड सब्सिडी देते हैं जिसमें कोई 90 रुपए की पर मन गंदम के हिसाब से ये 1.5 करोड़ ख़ानदानों को मुस्तफ़ीद करने की बात कर रहे हैं, तो फिर 2 करोड़ अफराद का खते गुर्बत से नीचे जाना, और ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स कह रही है, मैं नहीं कह रहा, और लगभग 1.5 करोड़ अफराद बेरोज़गार होना, यानी 5 मिलियन अफराद 1 साल की बेरोज़गारी की फहरिस्त में नीचे गिर रहे हैं। और जो एक राइजिंग हमारी, आपको पता है यूथ वर्ल्ड पाकिस्तान का बहुत बड़ा है, हर साल उसके अंदर कितनी एडिशन होती है, और जॉब अपॉर्चुनिटी है कोई नहीं। यानी एक जो जॉबलेसनेस थी वो अपनी जगह पे, और नॉन क्रिएशन ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी एक अपनी जगह पे। तो हुकूमत बेशुमार मसाइल में घिरी हुई है। ये कैसे होता है कि लोग खते गुर्बत से ऊपर उठें? ये कैसे होता है कि लोगों को ये आप टारगेटेड सब्सिडीज जब दे रहे हों तो किस चीज़ के साथ हेल्प आउट होती हैं? एक ही फार्मूला है पूरी दुनिया में, वो ग्रोथ अचीव करना। यानी अगर आपकी GDP 5.5 एंड अबव है तो आपके मुल्क के अंदर बेरोजगारी भी कम होगी, आपके लोग खते गुर्बत से नीचे भी कम जाएंगे, और आपकी टारगेट सब्सिडीज भी कहीं ना कहीं हेल्प कर रही होंगी। अदरवाइज इट्स एन एक्सरसाइज इन फ्यूटाइल, कोई फायदा नहीं होगा उसको। सही। अब ओके, अभी एक IMF की भी बात की थी पहले, कुछ देर पहले शशि साहिबा ने। मैं चीमा साहब इसी में ज़रा एक और सवाल मेरा शामिल कर लीजिएगा, आई एम श्योर आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे। जो अभी बात हुई है कि IMF फिर से ये सोच रहा है कि जो टैक्सेस हैं वो बढ़ाए जाएं। कैसे बढ़ाए जाएं कि जी जो पाकिस्तान को टैक्स वसूलियों का हदफ मिला था वो 5.8 ट्रिलियन रुपए था, यानी कि 58 खरब, जो कि बढ़ाकर अब 6.3 ट्रिलियन रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ दी जा रही है, यानी 63 खरब। अब ये करने के लिए, इस टारगेट को अचीव करने के लिए होगा क्या कि जो भी टैक्सेस हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, रेगुलेटरी ड्यूटी, और फिर हम देख रहे होंगे कि बिजली की कीमत और बाकी तमाम टैक्सेस बढ़ जाएंगे। चीमा साहब देखिए, इसमें हम तो जो टैक्स कलेक्शन है, टैक्स कलेक्शन के टारगेट को हम एक्सीड कर रहे हैं। वो जो 5,800 अरब रुपए का टारगेट है वो हम उससे ऑलरेडी एक्सीड कर रहे हैं। जुलाई और अगस्त में हमने एक्सीड किया है। पिछले साल ऑलमोस्ट कुछ 650 अरब रुपए का टैक्स था, इस साल कुछ 800 अरब रुपए का टैक्स है। सो लिहाजा तारीखी तौर पर टैक्स इकट्ठे हो रहे हैं। GDP ग्रोथ की मलिक साहब ने बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कोरोना और आफ्टर कोरोना 3 साल की अगर कलेक्टिव GDP ग्रोथ देखें तो दुनिया के सिर्फ 11 मुल्क हैं जो 10% के
लगभग ये 10% प्लस ग्रोथ करें 3 साल में कलेक्टिव, जो इनकी 1 साल माइनस हुई है और अगले 2 साल पॉजिटिव करके पाकिस्तान इज वन ऑफ देम। सो ये बात बिल्कुल ठीक है कि 5.5% 5% ग्रोथ ये हम अचीव करने जा रहे हैं, हमें इसमें कोई डाउट नहीं है। हमने अभी देखें ज़राअत में बड़ा ही अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है। दूसरा मलिक साहब आपने जो बात की बेरोजगारी की, बेरोजगारी जब आपका कोरोना आया तो पाकिस्तान में पहली बार हुआ कि पूरी कारपोरेट जो थी, कारपोरेट के हर मुलाजम की 3 महीने की सैलरी गवर्नमेंट ने दी, कभी किसी ने इस तरह इंटरेस्ट फ्री दी। फिर इसी तरह सारे दुकानदारों का 2 महीने का बिल दिया, उसको डेफर किया। फिर 1.5 करोड़ घरों को उस वक्त इमदाद मिली, बड़ी खामोशी से मिली, अच्छी। और फिर जो लोग बेरोजगार हुए थे, बेरोजगार 19 मिलियन लोग बेरोजगार हुए। फिर आपका लेके जब कोरोना गया तो 2 महीने बाद दोबारा जॉब पे आए हैं। इस वक्त आप जो बात कर रहे हैं इतने लोग बेरोजगार सर नहीं, वो हुए थे जी। ओके, आप कहते हैं ग्रोथ जो है वो तसल्ली बख्श है और आपको इसके बढ़ने की उम्मीद भी है। अनफॉर्चुनेटली आई हैव रन आउट ऑफ टाइम, आई हैव टू वाइंड अप है। जमशेद इकबाल चीमा साहब, सेनेटर ससी पलेजो साहिबा, मलिक अहमद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।